हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम तो सबसे पहली बात कि ये कोई नया थ्योरम तो नहीं है हम लोग के लिए, ये हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। देखो हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग देखते हैं लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, वो सबका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे तुम लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसका भी हम लोग करेंगे। बट आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये वैलिड है लीनियर में भी, बाइलेटरल में भी, और हम लोग का दिस इज वैलिड इन linear network, comma bilateral network which contain, अपने आप को म्यूट कर लो, several energy sources, एनर्जी। अच्छा ये कौन है, म्यूट कर लो अपने आप को। चलो, विच कंटेन सेवरल एनर्जी सोर्सेस कहने का मतलब क्या, करंट सोर्सेस और वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, दो तीन कंडीशन पढ़े थे, कोई बताएगा सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या क्या कंडीशन वगैरह देखे थे, कोई भी जल्दी से फटाफट। हाँ हाँ वही सब वाला, ये मल्टी सोर्स होना चाहिए। मल्टी सोर्स कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिक सा कंडीशन है। एक सोर्स सिर्फ रहेगा, उसमें हम लोग सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते, ठीक है। और सुपरपोजिशन कहने का मतलब क्या होता है, एक ही जगह में एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब बार बार, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। मतलब हम लोग करंट कैसे फाइंड करते हैं, अलजेब्रिक सम से। अलजेब्रिक, देखो लीनियर कहने का मतलब होता है उसका, जब हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहने का मतलब हमारा इंडक्टर, मतलब एलिमेंट हो जाएगा जो भी पैसिव एलिमेंट होता है, जैसे इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, वो सिर्फ लगा रहना चाहिए। डायोड वगैरह रहता है तो डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए डायोड अगर हमारा सर्किट में प्रेजेंट है, कहीं पे डायोड हुआ, बीजेटी हुआ, ओपन हुआ, तो उस केस में हम लोग जो है सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। बाइलेटरल कहने का मतलब क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट और थर्ड में जिसका बिहेवियर सेम होता है और सेकंड और फोर्थ में जिसका बिहेवियर सेम होता है, वो हमारा कहलाता है बाइलेटरल नेटवर्क। सपोज करो अगर हमारा यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये रेजिस्टेंस बनता है नॉर्मली, ऐसा हम लोग बोलते हैं, स्लोप इसका रेजिस्टेंस बताता है वी बाई आई से, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाइलेटरल। उसी तरह कैपेसिटर में भी आता है, उसी तरह इंडक्टर में भी आता है, ठीक है। तो ये होता है बाइलेटरल। अब हम लोग जानते हैं क्या सुपरपोजिशन में हम लोग कैसे फाइंड करते थे, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब आई वन प्लस आई टू, ऐसे ही लिखते थे, आई वन आई टू आई थ्री, सबको हम लोग ऐड करते थे, फिर हम लोग फाइनली आई निकालते थे। बट जब पार्ट एसी का आ जाता है तो अलजेब्रिक सम तो होगा, बट वो फेजर में होगा। अब यहाँ पे फेजर क्या होता है वो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अलजेब्रिक सम फेजर में होगा, ये या तो वोल्टेज हो सकता है, हम लोग को क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकता है ना, या तो वो करंट हो सकता है, ठीक है। और एक चीज क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो
at a time only single source is activated. Remaining sources are deactivated. अच्छा, आवाज अगर कम होगा तो बोल देना, वो ईयरफोन का माइक जो है नीचे चला जाता है। डीएक्टिवेटेड, ठीक है। हम लोग एट ए टाइम सिर्फ एक सोर्स को लेते हैं। सपोज करो हमारा अगर फिगर है कुछ ऐसा। अच्छा, ये सुपरपोजिशन थ्योरम तो क्लियर है ना सबको? मतलब डेफिनेशन वाइज, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने में कि क्या होता है सुपरपोजिशन, सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं वैसा। ऐड कर देते हैं, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो ये प्लस माइनस फेजर में है, इसी के लिए हम लोग वी ऊपर में बार लगा देंगे। एक ही सोर्स है इसीलिए वी बार रहने देंगे, एक ही करंट सोर्स है इसी के लिए आई के ऊपर में बार लगा देंगे। ये आई के ऊपर में ये बार कहने का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेजर को। फेजर कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब क्या, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें एंगल भी होगा, ठीक है। और डीसी में हम लोग का कोई एंगल नहीं होता है, डीसी में एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस फिगर को। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन जब आएगा उसमें अभी देखते हैं ना। हाँ देखो, ऐसा है। तो सबसे पहला केस हमारा बनेगा केस वन। किसको? वो वो चलेगा, उतना कुछ कटा नहीं काम का। देखो, अब ये केस वन है। केस वन में हम लोग क्या, दो सोर्स है, हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है इन दिस सर्किट। इन दिस सर्किट हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, दो सोर्स प्रेजेंट है। टू सोर्सेस आर प्रेजेंट। मतलब हमारा बेसिक जो कंडीशन है सुपरपोजिशन का कि एक से अधिक सोर्स होना चाहिए, मतलब एक रहेगा तो नहीं कर सकते हैं, दो या दो से अधिक रहना चाहिए, तो दो है। तो चलो ठीक है, वो मैनेज है। अब एक तो है हमारा वोल्टेज सोर्स और दूसरा है हमारा करंट सोर्स। तो केस वन हम लोग स्टेप वन में देखेंगे कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट रखते हैं। एक्टिवेट वोल्टेज सोर्स एंड डीएक्टिवेट रिमेनिंग अदर। ठीक है। सपोज करो हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला है कि Z3 के अक्रॉस करंट कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, हम लोग का सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। देखो, Z का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन, Z को बोला जाता है इम्पीडेंस, ठीक है। वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है, तो सब सारा कुछ क्लियर होगा। Z कहने का मतलब इम्पीडेंस होता है, ठीक है। Z को हम लोग लिखते हैं R प्लस जे एक्स के फॉर्म में, जिसमें R हमारा होता है रेजिस्टेंस और X होता है हमारा रिएक्टेंस, ठीक है। ये सब जिसका क्लियर नहीं है, जैसे तुम्हारा क्लियर नहीं है, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो चल रहा है उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसमें अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, इसी के लिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अदरवाइज वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो, ये हम लोग का Z3 है, ये हम लोग का Z2 है, ये हम लोग का Z1 है, और ये हम लोग का वोल्टेज सोर्स। ये करंट सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट कर दिए। फिर यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उस टाइम में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग नाम देंगे आई डैश का बार, ठीक है। उसी तरह से हम लोग केस टू लेंगे।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट किसको करेंगे, करंट सोर्स एंड डीएक्टिवेट रिमेनिंग। ठीक है, देखो एक्टिवेट करंट सोर्स एंड डीएक्टिवेट रिमेनिंग, कहने का मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स तो हमारा शॉर्ट सर्किट में होगा। अब तो वो सब लिखने का जरूरत नहीं है ना, वो सब तो हम लोग को अब पता ही है, वो सब तो हमारे ब्लड में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये है हमारा Z1, ये है हमारा Z2, ये है हमारा Z3, और ये आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उस टाइम में यहाँ एरो का डायरेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में जिस डायरेक्शन में एरो दिया है हम लोग को उसी डायरेक्शन में लेना है, आइदर वो प्लस है माइनस है, दैट डजेंट मैटर। अगर I1 डैश माइनस भी आ जा रहा है तो भी करंट डायरेक्शन हम लोग को इसी डायरेक्शन में लेना है, ताकि हम लोग अलजेब्रिक एडिशन में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे I डबल डैश बार। तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, देन I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 बार, सॉरी I1 नहीं होगा, I डैश होगा, I डैश का बार प्लस I डबल डैश का बार। इसी तरह से हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे। ये था हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे होता है सॉल्व। बट जब हम लोग इसको सॉल्व करने निकले, ये कॉपी होगा तो कहीं पूरा इधर उधर कॉपी ना हो जाए, दिक्कत वही लगता है। ये है ऐसा। अब हम लोग को I3 फाइंड करना है। I3 बोल रहे हैं I1। देखो अब हम लोग यहाँ से I डैश कैसे फाइंड कर सकते हैं, बताओ। वोल्टेज बाई इम्पीडेंस होता है ना, वोल्टेज वोल्टेज इम्पीडेंस। देखो इस डायरेक्शन में तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, नो करंट। नो करंट कहने का मतलब ये क्या है, रिडंडेंट एलिमेंट है, मतलब सिर्फ प्रेजेंट है बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। ये हो गया Z1, ये हो गया Z3, और यहाँ पे I डैश। तो I डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, सही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे V बार डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब ये तो हो गया हम लोग का I1 डैश आ गया, Z3 ऑब्वियसली, Z3, और इसका वैल्यू आ रहा है एम्पियर में। अब हम लोग उसी तरह से हमारा इस सर्किट को कॉपी कर लेंगे। कहाँ पे KVL लगाएंगे, KVL लगा करके ही निकाले हैं। जैसे ये जो लिखे हैं ये इक्वेशन, ये KVL लगा करके ही लिखे हैं। कैसे लिखे हैं देखो, अब देखो KVL KCL जो बात करते हैं ना हम लोग, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है ना। जैसे देखो यहाँ पे KVL लगा है, ठीक है, आई करंट, आई मतलब आई डैश करंट फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस माइनस ऐसा है, प्लस बी माइनस आई डैश इंटू Z1 माइनस आई डैश इंटू Z3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग यहाँ से आई डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V Z1 प्लस Z3। तो ये KVL से ही आता है। ठीक है, बट हम लोग अब KVL को अप्लाइंग KVL ये सब नहीं लिखेंगे, सिंपली हम लोग को I1 डैश ये होता है लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा जाने वाला है, तो हम लोग फोकस वहां पे देंगे जहाँ पे हमारा काम का चीज होना है। ठीक है, अब देखो, अब ये एक हमारा अलग मिल गया।
ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोग को आई डबल डैश। आई डबल डैश कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ। हम लोग यहाँ पे फॉर आई डबल डैश वी यूज सी डी आर, करेंट डिवीजन रूल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आई डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, टोटल करेंट आई इन टू, जहाँ पे निकालना है उसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जेड टू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पूरा हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जेड टू रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली हम लोग को आई डैश जहाँ पे निकालना है उस रेजिस्टेंस को, मतलब हम लोग नहीं लेते थे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह जेड थ्री है, तो जेड थ्री को ना लेकर के जेड वन को लेंगे, डिवाइडेड बाय जेड वन प्लस जेड थ्री, ऐसे ही होगा। अब हम लोग को क्या बोला है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इम्पीडेंस जेड थ्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई डैश प्लस आई डबल डैश, ऐसे ही होगा। डेट इम्प्लाइज आई क्या हो जाएगा, आई डैश क्या था हमारा, वी वन डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री, और आई डबल डैश क्या था, आई इंटू जेड वन बाई जेड वन प्लस जेड थ्री। ऐसा हम लोग को, अगर हम लोग को थियोरिटिकली लिखने आ जाए कि सुपरपोजिशन कैसे होता है, तो तुम लोग दो सोर्स ले लेना, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, जैसा हम लोग लिखे हैं वैसा लेकर के हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे बोल के हम लोग लिख देंगे। ये हो गया कहानी थियोरेटिकल कि हाँ ऐसे सॉल्व होता है, बट बात अब हम लोग न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो इसमें क्या है, डिलीट नहीं हुआ था क्या, चल कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग को डिपेंड कर रहा है कि हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा है और हम लोग वहाँ पे क्या डिवाइड कर सकते हैं। करंट डिवाइड सीरीज में नहीं होता है, करंट डिवाइड पैरेलल में ही होता है, बट हम लोग का अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, यहाँ से 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, यहाँ पे लगा हुआ है 5 ओम, यहाँ पे लगा हुआ है इधर 2 ओम। ठीक है, इस टाइप से अगर सर्किट है तो हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन रेजिस्टेंस है, इधर कुछ कुछ भी सर्किट है इधर, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते। बट अगर हमारा क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ये 6 एम्पियर है, अगर इसमें 2 ओम है, ये 8 ओम है, तब हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोड में करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग को कहाँ पे लगाना है। देखो अब सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग, हाँ बोलो। वैसा कुछ काम वाला बात नहीं था, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो उसका डाउट था, वो डाउट था उसका क्लियर हो रहा था बस, और कुछ नहीं। देखो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग को फाइंड करना है करंट, फाइंड आई इन 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो कि ऐसा है सर्किट डायग्राम हमारा, ठीक है। अब हो सकता है किसी किसी को इंडक्टर और कैपेसिटर दिखाई दे तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट वो पैनिक मत होना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ऐसा हमारा सर्किट डायग्राम गिवन है। अब हम लोग को सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेना है कि हम लोग ये सर्किट डायग्राम को कैसे हम लोग जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को हम कॉपी कर ले रहे हैं। एक स्टूडेंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, उसका नेटवर्क थ्योरी ही बहुत वीक रह जाता है। अब नेटवर्क थ्योरी जिसका वीक रहता है, फिर उसके बाद उसको मशीन में दिक्कत आता है, उसको फिर उसके बाद पावर सिस्टम में दिक्कत आता है, उसके बाद तरह तरह का दिक्कत आता है। बट अगर एक स्टूडेंट का अगर नेटवर्क थ्योरी स्ट्रांग है, तो फिर उसको भले समझ में नहीं आया वो बात अलग है, बट कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि हाँ ऐसा मतलब हो सकता है बोल करके। देखो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा Z1 है और ये पूरा हमारा हो जाएगा Z2। ठीक है, अब देखो ये हो गया RL, जिसको हम लोग R और XL लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग Z के फॉर्म में लिखते हैं तो R प्लस JXL लिखते हैं। ठीक है, बट अगर हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज विद कैपेसिटर होता है, R होता है और ये कैपेसिटर को हम लोग XC लिख लेते हैं, तो इसको जब लिखते हैं तो इसको जब हम लोग Z के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं R माइनस JX। ठीक है, अगर यहाँ पे एक इंडक्टर भी प्रेजेंट होता और जिसका वैल्यू XL करके अगर 2 ओम दिया रहता, तो हम लोग उसको भी कंसीडर कर लेते और उसके बाद क्या लिखते, R प्लस JXL माइनस JXC। ठीक है, नोट करके क्या, यहाँ पे एक नोट आ गया ना, इसीलिए नहीं। अगर यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे हम लोग मान के ही चलेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो मान के चलेंगे कि वहाँ रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख ले रहे हैं, एक्सएल जो होगा वो पॉजिटिव में लिखेंगे और एक्सी जो होगा वो नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए ये इक्वेशन। आर एल जब रहता है तो आर प्लस जे एक्सएल होता है और एक्सी जब होता है तो आर माइनस जे एक्सी होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लैग और लीड का ही बात है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, जिसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा भी वीक है उसको, बट तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। अभी जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो। क्या साउंड कम है क्या? हो सकता है कम होगा, माइक थोड़ा नीचे चला जाता है ना। देखो चलेगा, उतना मैनेज कर लेना, थोड़ा बहुत तो मतलब चलते रहता है ना। देखो अब हमारा ये सर्किट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। अरे ये कैसा डिलीट हुआ ही नहीं। हाँ देखो, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं इसको, और ये हमारा है Z1 और ये हमारा है Z2। देखना तुम लोग Z1 और Z2 में ही इतना कंफ्यूजन आ जा रहा है, तो जब ऐसा ऐसा एलिमेंट 3 4 और आ जाएगा, Z3 आ जाएगा, Z4 आ जाएगा, तब क्या होगा। इसी के लिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। Z1 अगर लिखना है हमको, और हम लोग बहुत स्लो पढ़ेंगे इसको, इसलिए स्लो पढ़ेंगे क्योंकि समझ में आए। ठीक है, Z1 इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस JX1। JX1 में कैसे लिखेंगे, अगर ये इंडक्टर है तब तो ये पॉजिटिव में होगा, अगर ये कैपेसिटर है तब ये नेगेटिव में होगा। तो हमारे फिगर के हिसाब से ये क्या है, ओनली इंडक्टर है, तो R1 का वैल्यू तो 0 हो गया। इसी के लिए Z1 को जब लिखेंगे तो 0, और ये इंडक्टर है तो पॉजिटिव के साथ जाएगा,
प्लस J5 ओम, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे J5 ओम। J5 ओम को सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया, Z इज इक्वल्स टू J5, हम लोग को ये कौन सा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। जब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, कैसे होगा, तो पोलर फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, और पोलर फॉर्म में क्या होता है, r एंगल थीटा के फॉर्म में होता है। हम लोग को J5 को r एंगल थीटा के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को x प्लस आई वाई को अगर कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5। और जब हम लोग r निकालते हैं तो r कैलकुलेट करने के टाइम में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से करते हैं, रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से हमारा इसका वैल्यू 5 आता है, ठीक है। अब जब थीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स आता है, y का वैल्यू कितना है 5, मतलब tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 0। tan इनवर्स समथिंग बाई 0 वो होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 5 एंगल, यहाँ राइट से कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 एंगल 90 डिग्री, और ये प्लस का एंगल बन रहा है, अरे बोलो, 5 एंगल प्लस 90, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब बात आता है Z2 का। देखो, हाँ बोलो। हाँ देखो, वो लीडिंग लैगिंग केस वोल्टेज के केस में आता है, ठीक है। वो जो भी हम लोग बात कर रहे हैं लीडिंग लैगिंग, वो प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप जो आता है हमारा, V को रेफरेंस लेते हैं, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इंडक्टर के केस में लैगिंग का नेचर का होता है, या फिर करंट जो होता है करंट लैगिंग नेचर का होता है बोलेंगे। बट जब हम लोग इम्पिडेंस, हाँ बिल्कुल, तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, तो करंट का जब डायरेक्शन होता है, सपोज करो ये हमारा वोल्टेज आ गया, तो ये हमारा करंट आया, तो ये एंगल जो है लैग करता है हमारा कुछ एंगल से, फाई एंगल से, ठीक है, इसको बोला जाता है लैगिंग एलिमेंट। बट जब ये प्योर होता है तो प्योर होने पे ये पूरा 90 डिग्री का लैग करता है, ठीक है। तो अगर सर्किट में हमारा प्रेजेंट है, ऐसे समझा देखो, एक्चुअली ये डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं पढ़े हैं। देखो, अगर हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो हम लोग वी आर प्लस वी एल लेंगे। वी आर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, होगा ना, और वी एल हम लोग का इससे जो है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वी एल जाता है, ठीक है, समझ नहीं आया। वो ऊपर वो ऊपर वो ऊपर इसलिए गया, ये हम लोग का वोल्टेज है, ठीक है, ये रेफरेंस है, और ये हमारा प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर, यहाँ पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसका करंट कैसा होता है, 90 डिग्री का लैगिंग। अगर सपोज करो हम इसको ऐसा कर दें, ठीक है, ये करंट था, प्योर इंडक्टर का ये बता रहे हैं,
उसी तरह प्योर रेजिस्टर का इस डायरेक्शन में वोल्टेज था, इसी डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, अगर हम लोग सेम फेज में होगा, अगर हम लोग करंट को एक ही फेज में माने, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि करंट यहाँ पे है, ठीक है, करंट आई यहाँ पे है, और हमारा सर्किट है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का। ठीक है, तो हम लोग वी आर जो होगा, ये तो वी आर होगा ना, वी आर इसी डायरेक्शन में होगा, और वी एल कैसा होगा बताओ, अपवर्ड। समझ में आया आप? उसी तरह कैपेसिटर का जब हम लोग प्योर कैपेसिटर, हाँ सॉरी वहां पे वी एल होगा, ठीक है, उसी तरह वी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर लिख सकते हैं ना, और वी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सएल लिख सकते हैं। उसी तरह से जब हम लोग का ये रिजल्टेंट जब ये ड्रॉ होता है तो इसको हम लोग आई इंटू जेड एल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से जब हम लोग सारा आई को कैंसिल करके हटा देते हैं तो हम लोग को एक ट्रायंगल मिलता है, जिसको नाम दिया जाता है, क्या पता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, अभी तुम लोग को यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर एक्सेल क्यों रहता है, ब्लैक कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये एंगल हम लोग को फाई मिल रहा है, ये आर है, ये एक्सेल है, ये जेड है। जेड एल नहीं बोलेंगे क्योंकि सिर्फ जेड बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये जेड होगा, जेडल नाम का कोई चीज नहीं होता है। हाँ, लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जेडल करते हैं, बट अभी यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इम्पीडेंस ट्रायंगल, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कवर किया है ना इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल। हाँ, तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया, एक्सेल ऊपर होता है। अब ये बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं। सिंपल, क्लियर है ये बात? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं Z2 का। थोड़ा सा क्लास को स्लो ही चलने देंगे, समझना। एक तो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा ना, एक बार तुम लोग से समझना और कैसे सॉल्व होना ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने आप रफ्तार पकड़ा जाएगा क्लास में। देखो, हम लोग बात करेंगे अब Z2 के लिए, R2 प्लस JX2 निकालेंगे। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस J, X के केस में हम लोग को नेगेटिव लेना है, इसी के लिए J -4, कहने का मतलब 3 माइनस J4, ये हो गया हमारा Z2। ठीक है, अगर इसको हम लोग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, √3² प्लस 4², और इसको एंगल में लिखेंगे तो ये एंगल में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। इसका वैल्यू आ जाता है 3² प्लस 4² का तो आ जाएगा 25, तो 25 का √5 हो जाएगा। और ये एंगल में कितना आएगा, ये कोई बता सकता है क्या? देखो, ये एंगल निकालने के लिए भी हम बहुत अच्छा ट्रिक बताए हुए हैं, बट अभी फिलहाल के लिए तुम लोग इसको कोई एक जन कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। बहुत अच्छा ट्रिक बताया है, वो ट्रिक से करोगे कभी गलत नहीं होगा एंगल, बट हो सकता है अभी तुम लोग का गलत आ जाए। कोई एक जन जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। अरे tan इनवर्स 4/3 करो ना, कितना आ रहा है, 53.13, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही क्या है, सही हम लोग का है 5 एट एन एंगल -53.13। तो अभी एक सस्पेंस तुम लोग बना करके रखो कि ये सर माइनस कैसे आ गया, क्योंकि अगर हम लोग माइनस ये समझेंगे ना, हम लोग का सुपर पोजिशन थ्योरम आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसा बोलूं, पहले हम लोग इसको आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो वो तो अलग बात है, बट अगर ये -3 -J4 होता ना तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बोल करके। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक भी है, जो मेरे से मतलब पढ़े होंगे, जीपी सिमडेगा के जो स्टूडेंट होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनको ये पता होगा कैसे निकाला जाता है, जो क्लास में सीरियस होगा। इसी के लिए अभी हम लोग इसको
इसको हम समझा देंगे कैसे निकलता है ये, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे प्लस देख करके माइनस देख करके हम लोग को कुछ मतलब नहीं है प्लस माइनस, हम लोग सिंपली क्वाड्रेंट देख करके पता करेंगे। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें रियल एक्सिस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें हमारा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये केस जो है हमारा Z2, ये हम लोग का फोर्थ केस है। तो जो भी फाई का वैल्यू आता है, फाई क्या होता है, फाई tan इनवर्स y/x। हम लोग को प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं देखना है, हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा वो सिंपली माइनस फाई हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस फाई हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूज होने के लिए, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोग को, हम एक बस छोटा सा हिंट दिए हैं, अगर इससे तुम लोग पकड़ लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। आज के ही क्लास में एक बार ये सुपरपोजिशन थ्योरम हो जाए, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एंगल आ गया इतना, हम लोग फाइनली अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग का क्या आया, हम लोग का सर्किट डायग्राम तो ये था। Z1 का वैल्यू कितना आया, J5, और इसको एंगल के टर्म में लिखेंगे तो 5 एंगल 90 डिग्री। Z2 का वैल्यू कितना आया, बोलो, 3 माइनस J4, और इसको अगर एंगल के टर्म में लिखे तो कितना आ रहा था, 5/10 एंगल 553.13 या फिर, ठीक है जो भी था। चलो, ये तो हमारा हो गया, वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, केस 1 लेंगे, या फिर केस 1 नहीं, या फिर केस 1 ही रखते हैं ना। एक्टिवेट, किसको एक्टिवेट करें, वोल्टेज सोर्स, एंड डीएक्टिवेट, करंट नहीं बोलेंगे, डीएक्टिवेट रिमेनिंग ऑल सोर्सेस, रिमेनिंग सोर्सेस, ठीक है। तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा, हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये Z1 हो जाएगा और ये Z2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड कहाँ पे करंट करना है, हम लोग को ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन मत भूल जाना, 3 ओम रेजिस्टेंस, कहने का मतलब 3 ओम कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम लोग आई डैश नाम दे देते हैं। आई डैश कैसे निकलेगा, V डिवाइडेड बाई, मतलब वोल्टेज बाई इम्पीडेंस सिंपली लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 एंगल 15 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस कितना कितना दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2। अब हम लोग का यहीं पे सवाल ये आता है, ये एडिशन हो गया, एडिशन हम लोग को किस में ईजी देता है, किसमें इजीली हो जाता है एडिशन, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसीलिए हम लोग रेक्टेंगुलर को लेंगे, J5 प्लस 3 माइनस J4, ठीक है। तो ये 10 एंगल 15 हो गया डिवाइडेड बाई J5 प्लस में है, माइनस में J4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस में J1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को आई डैश फाइंड करना है। आई डैश, यहाँ पे आई डैश का क्या फॉर्मूला आया, 10 एंगल 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस J1 आया था ना। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन था वो, 3 प्लस J1 है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे ये क्या दिखाई दिया, डिवीजन दिखाई दिया। डिवीजन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, R इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा ही होगा। और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, दोनों प्लस में है इसीलिए 1/3,
ठीक है, इसको तो कैलकुलेट करके बता दो कोई जल्दी से, मेरे पास कैलकुलेट करें तो मेरा बहुत लेट हो जाएगा। देखो रूट रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो चेक करके जल्दी से बताओ, इसका वैल्यू आ रहा है 3.16 और tan इनवर्स tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 18.43 1 डिवाइडेड बाई 3 बिल्कुल 18 डिवाइडेड बाई मतलब 18.43। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, आई डैश इज इक्वल्स टू 10 एंगल 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.16 अट एन एंगल 18.43। इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा पोलर फॉर्म में। 10 डिवाइडेड बाई 3.16 एंगल में ऊपर का एंगल ऊपर जिस सिंबल में है उसी में रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, अपना सिंबल रिवर्स कर देगा, प्लस में है तो वो -18.43 हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 3.16 करो जल्दी से, 10 डिवाइडेड बाई 3.16 ये आ जा रहा है 3.16 एट एन एंगल 15 माइनस 18.43 -3.43 हो जाएगा जी। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आई डैश आया 3.16 एट एन एंगल -3.43, जो कि कौन सा फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। बट हम लोग को लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है ना, अलजेब्रिक सम है ना, इसी के लिए हम लोग को इस पोलर फॉर्म को फिर से हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.16 कॉस -3.43 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, ये 3.43 जो भी आ रहा है ये डिग्री में है या रेडियन में है। कैलकुलेटर में सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि वो डिग्री में है या रेडियन में है, तो डिग्री में लेना है हमेशा, याद रखना, ठीक है। और y का वैल्यू हो जाएगा 3.16 साइन -3.43। x का वैल्यू जल्दी से बताओ कोई, cos -3.43 0.99 इंटू 3.16 3.15 आ रहा है, 15 तक ही लेते हैं। अब हम लोग साइन में जाएंगे, साइन -3.43। देखो हम सॉल्व करेंगे तो इससे मेरा प्रैक्टिस होगा, तुम लोग सॉल्व करोगे तुम लोग का प्रैक्टिस होगा। इसी के लिए ट्राई करो कि तुम लोग भी कैलकुलेटर वगैरह अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। इसका वैल्यू आ रहा है -189 को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट सॉरी, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं -0.19 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आया आई डैश का वैल्यू क्या आया, 3.16 एट एन एंगल -3.43, ये पोलर फॉर्म में आया। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या आया, 3.15 माइनस जे 0.19। इसको हम लोग रेक्टेंगल करते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। देख रहे हो ना, पोलर को रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर को पोलर में कितना बार करना पड़ रहा है। इसी के लिए पोलर रेक्टेंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि वो हम लोग को मतलब याद ही हो जाए जैसे, ठीक है। ये हम लोग किस सोर्स को एक्टिवेट किए थे, वोल्टेज सोर्स को। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे केस 2 में, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेट। अच्छा कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कोई बताएगा अभी, चलो अच्छा 18-19 रहे तो ठीक है, 10 तक आ जाता है तो थोड़ा सा खराब लगता है। एक्टिवेट करेंट सोर्स एंड डीएक्टिवेट रिमेनिंग, ठीक है। डीएक्टिवेट रिमेनिंग कहने का मतलब क्या है,
सबसे पहले तो जो डायग्राम पढ़े हैं उस फॉर्म में ले जाते हैं। ये तो सॉर्ट हो गया। हाँ, Z1 और Z2 से इसलिए करते हैं क्योंकि Z1 और Z2 से ही करने में फ़ायदा है हमारा। अदरवाइज़ हम लोग प्लस माइनस के चक्कर में जो है वो हो जाएँगे कि इंडक्टर को प्लस लें कि माइनस लें, क्या करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ऐसे भी प्लस माइनस का बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा, बट फिर भी अगर इंडक्टर और ले आएँगे तो उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। फिर अगर गलती से सॉल्व करते टाइम में दिमाग में ये आ गया कि अरे उस टाइम हम प्लस ले लिए थे क्या, तो फिर वही जगह क्वेश्चन खत्म हो जाता है। टाइम हमारे पास उतना एग्ज़ाम में नहीं होता है, ठीक है? देखो, इसी के लिए हम इतना स्लो पढ़ा दे रहे हैं कि तुम लोग को एटलीस्ट ये समझ में आ जाए कि कैसे मतलब सॉल्व करना है, ठीक है? ये आई टू डबल डैश मतलब आई डबल डैश कैसे फाइंड होगा? बाय यूजिंग CDR, करंट डिवीजन रूल, ठीक है? आई डबल डैश क्या होगा? आई इंटू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z1 बार प्लस Z2। Z1 का वैल्यू कितना था? J5, 5 बटन एंगल 90 डिग्री प्लस में था। Z2 का वैल्यू कितना था? 3 माइनस J4। इसका मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू कितना था? 5 बटन एंगल माइनस, बस ये दोनों वैल्यू को हमेशा अपने पास में रखना, ये प्लस है इसी के लिए। I का वैल्यू कितना है? 5 बटन एंगल 0 डिग्री। Z1 का वैल्यू कितना है? 5 बटन एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 है, एडिशन है, इसी के लिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर वाला लेंगे। J5 प्लस 3 माइनस J4, ठीक है? ऊपर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू माइनस J, ठीक है? ऊपर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू 5 और एंगल एडिशन हो जाता है 0 प्लस 90, ठीक है? डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस J1। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया था? अरे इसको सॉल्व किए थे ना अभी हम लोग, ये इसी को ना सॉल्व किए हैं 3 प्लस J1 को। हमारा क्या आया था? 3.16 एट एन एंगल माइनस 3.43। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.16 एट एन एंगल माइनस 3.13 या फिर 43 था, 43। यहाँ तक किसको किसको डाउट है जल्दी से बताओ फटाफट। आवाज आ रहा है? हेलो? अरे इतना सन्नाटा मत हो जाओ, हमको लगा कि फिर नेटवर्क चला गया क्या, लास्ट क्लास में वैसा ही हुआ था। देखो, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो हम लोग इसको आई डबल डैश को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 25 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा एंगल में, ऊपर में 90 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 3.43, ठीक है? तो जल्दी से कोई इसका वैल्यू बता दो। 25 डिवाइडेड बाई 3.16 करो, 25 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, मेरा तो आ गया 7.91, 96 या 91 जो भी है, मतलब ठीक है। और 90, अच्छा देखो फिर 90 प्लस 3.43 एंगल कितना आ जाएगा? 93.43, ठीक है?
अच्छा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। 3 + J 1 है। 3 + J 1 को हम लोग कन्वर्ट तो सही किए हैं ना? नहीं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट हमको कहीं पे मिस्टेक लग रहा है। मिस्टेक कहाँ पे है पता चल गया। देखो, हम लोग का एंगल कितना आया था पहले तो ये बताओ। थीटा तो ये है ना। हम लोग लिए कितना है वो बताओ। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, हम लोग को सोच समझ के लेना है। कितना था? 18.43। तो ये प्लस में रहेगा, प्लस में था, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -18.43। तो जब 90 - 18.43 करेंगे तो कितना होगा? 90 - 71.57। ठीक है, ये है। अब हम लोग ये देखेंगे आई डबल डैश का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है? 7.91। 7.91। एंगल कितना है? 71 था या 73 था? 71.57। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है बताओ। बट हम लोग को एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्म चाहिए? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये सपोज करो, ये आर दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, तो एक्स क्या हो जाता है और वाई क्या हो जाता है बताओ। एक्स हो जाता है आर कॉस थीटा और वाई हो जाता है आर साइन थीटा। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7.91 इंटू कॉस 71.57 आर 7.91 इंटू साइन 71.57। जल्दी से दोनों का वैल्यू बता दो। सब कर रहे हो ना कोई भी? देखो, 2.50 और y इज इक्वल्स टू, बाकी लोग भी ट्राई करो, एटलीस्ट ये तो देखो कि 2.50 सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ये आ गया 7.50। ओके, देखो अब हम लोग लिख सकते हैं आई डबल डैश को, क्या लिख सकते हैं? 7.91 एट एन एंगल 71.57 इज इक्वल्स टू 2.50, 2.5 प्लस जे 7.5। ये कौन सा इक्वेशन होगा हमारा? ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है? टोटल करंट देयरफॉर, देयरफॉर का ये सिंबल होता है, ठीक है, लिख भी देते हैं। ये सिंबल हम लोग को रिप्रेजेंट करता है देयरफॉर, और ये सिंबल हम लोग को रिप्रेजेंट करता है दैट इम्प्लाइज। दैट इम्प्लाइज का मतलब है इसके बाद ये हुआ, देयरफॉर का मतलब हुआ ये सब होने के बाद अब ऐसा हुआ। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज था, ये दोनों काम का चीज है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आ ही जाता है, अभी थोड़ा सा रैंक हो रहे हैं हम भी ये ऐप से, काफी सारा सिंबल्स वगैरह का यूज करेंगे ना। देखो, देयरफॉर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू
3 ओम रेजिस्टेंस इज कितना हो गया, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश। ठीक है, जो कि हमारा आई डैश का वैल्यू कितना आया था, आई डैश का वैल्यू ये आया था, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी करेंगे। ये हमारा हो गया आई डैश। हमारा आई टू डैश कितना आया था, तो भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को सिंपली एडिशन करना है। आई इज इक्वल टू क्या था, आई डैश प्लस आई डबल डैश, ऐसा ही था। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग कौन सा फॉर्म में ऐड करेंगे, एडिशन ऑलवेज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। हाँ, अगर कैलकुलेटर है हमारे पास तो कैलकुलेटर में हम लोग पोलर फॉर्म से भी डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, बट उसके लिए तुम लोग पास कैलकुलेटर होना चाहिए। उसमें हम तुम लोग को बता देंगे कैसे करते हैं सारा कुछ ए टू जेड। अब देखो आई डैश का वैल्यू कितना है, 3.15 माइनस जे 0.19, ये तो हो गया आई डैश प्लस आई डबल डैश कितना है 2.5 प्लस जे 7.5, 2.15 प्लस 3.15 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 5.65 प्लस 7.31। ठीक है, अब ये हमारा आ गया कौन सा फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। बट हम लोग को जो फाइनल आंसर रहता है ना, वो ट्राई करना ऑलवेज हम लोग को पोलर फॉर्म में रहे। आई डैश इसको हम लोग पोलर में फिर कन्वर्ट करेंगे, देख रहे हो कितना बार पोलर रेक्टेंगुलर। तो इसको तुम लोग करके हम लोग आर और थीटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है, बोल करके हम लोग को निकालना रहता है। और ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, इस टाइप से सॉल्व करना है बोल करके। ये तो था सबसे इजी क्वेश्चन सुपरपोजिशन का, क्योंकि दो सोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि दो तो मिनिमम चाहिए ना, और हमारे पास दो ही इम्पीडेंस है। जब तीन चार इम्पीडेंस हो जाएंगे तब जो है उसको सॉल्व करने में हमारा ट्राई करना। तुम लोग एक क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है।